Bismillahirrahmanirrahim. I am Muaz Arshad, 23 ME 44 is my registration number. I will discuss about economic feasibility analysis of installing a power plant system. सोलर पावर सिस्टम को जो है वो हमने इंस्टॉल करना है तो उसकी हम फिजिबिलिटी को जो है वो हम स्टडी करेंगे बाय यूजिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज आवर प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स. हमारा जो है वो क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है. हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, इंजीनियरिंग टूल इकोनॉमिक टूल्स का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग केस को स्टडी करना. उसके अलावा जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो है वो डील करना. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स. ये जो है वो इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें जो है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करते हुए हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल का यूज करके मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं. व्हाट इज द अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव मींस सोल्यूशन वी हैव डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब सॉल्यूशंस जो है उनको डील करना और फिजिबल सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना, ये इज अल्टरनेटिव और ये है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है. एग्जांपल इज अगर हम पावर सोलर पावर सिस्टम लें या जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गेन करें फ्रॉम नेशनल ग्रिड स्टेशन, आपके पास चॉइस है और ये अल्टरनेटिव है. तो कौन सा फिजिबल है इसको स्टडी करना. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट. कॉस्ट इज द मनी स्पेंड टू परचेज ऑपरेट मेंटेन और रिप्लेस द एसेट. जिनी जो मनी रिक्वायर हो सारा यानी ईच एंड एवरीथिंग करने के लिए उसको हम कॉस्ट कहते हैं. जैसे कैसे 20 मिलियन रिक्वायर्ड इज एस्टिमेशन. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स. बेनिफिट इज कि हमें जो है वो क्या फायदा होगा अगर हम एक चीज को इंस्टॉल करते हैं, अगर हम एक चीज को मैनेज करते हैं, एक चीज को न्यूली अडॉप्ट करते हैं. दिस इज बेनिफिट. ठीक है. एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें कि ये 4 मिलियन जो है वो हमें पर ईयर फायदा होगा अगर हम सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं ग्रिड से बिजली लेने के लिए. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए. रिमेंबर दैट द मनी इनिशियल जो अमाउंट हमें चाहिए दिस इज द इन्वेस्टमेंट. ठीक है. रिमेंबर दैट इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लोन. लोन से ऑब्टेन हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज कैश फ्लो. कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ मनी इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. इन होना आउट होना एक प्रोजेक्ट के लिए दिस इज कैश फ्लो. एग्जाम्पल इज अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं दिस इज आउट मींस दैट इट शोज नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि गो आउट हो रहा है और एनुअल जो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग जो है वो प्लस में हो रही है, मतलब हमें यह प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. जो नेगेटिव के अंदर हो मतलब कंपनी से ऑनवर्ड जा रही है. नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू मनी. रिमेंबर दैट टाइम वैल्यू मनी की एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आज के 1,000 रुपए कल जो है मींस कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे. दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है जी. जिसमें मनी जो है वो टूडेज मनी इज नॉट सेम. ठीक है. कि एक शख्स ने जो है 1 मिलियन रुपीज आज है और उसका जो है वो 5 साल के बाद 1 मिलियन नहीं रहेगा. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट. अगर आपने लोन लिया है तो एक्स्ट्रा जो आप पे करेंगे उसको हम लोन रेट यानी इंटरेस्ट रेट कहते हैं. ठीक है. मींस दैट एक कंपनी आपको लोन दे रही है जिसका ये मतलब है कि वो ऑलमोस्ट आपसे जो है वो 10% रिचार्ज करेगी. मींस 1 ईयर के अंदर आपने इनको इतना पे करना है. वन वन यानी 1 मिलियन का जो है वो आपको 1.1 मिलियन रिटर्न करना होगा. मींस दैट 0.1 मिलियन इज द इंटरेस्ट दैट हैज बीन अप्लाइड. नेक्स्ट इज व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स. रिमेंबर दैट देखिए हम हमारे यहाँ जो है जो मेन सोल्यूशन है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के काफी सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन उसको डायग्नोस करना, ठीक है, ये इज अल्टरनेटिव. मीन्स दैट एक फैक्ट्री के पास ये चीजें प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन जो है वो यही है कि भाई आया कि वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर ले, ग्रिड स्टेशन से बिजली ले ले या थर्मल पावर प्लांट से ले ले, स्टीम इंजन रख ले. उसके अलावा और मल्टीपल, ठीक है, सिस्टम्स हैं. लेकिन अल्टरनेटिव तो ये हो गए. ठीक है. इसमें जो है वो आप खुद चूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव B C D E F जितने मर्जी पॉसिबल. लेकिन हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं. नाइन्थ इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. अब हमारे यहाँ जो है वो क्या फिजिबिलिटी है यानी फिजिबिलिटी मीन क्या चीज अहम है, क्या चीज हमें एडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए. ठीक है. तो उसको जो है हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कहते हैं. एग्जाम्पल दैट अगर एक सोलर सिस्टम
आपको 4 मिलियन रुपीज अगर हर साल सेव कर रहा है, करवा रहा है, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से, तो दिस इज द फिजिबिलिटी स्टडी। बजाय इसके कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, थर्मल पावर प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके अलावा ये भी एक ह्यूमनाइज्ड वे होगा ऑफ गेटिंग एनर्जी। तो देयरफॉर आई कैन वी कैन स्टडी बोथ ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ग्रिड स्टेशन से बिजली लेना भी इसी तरीके से, टैक्सेस इनहेंस हो जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है, हाई हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। हम फिजिबल, मेन हमने कैलकुलेशन करनी है फॉर द फिजिबिलिटी। व्हाट इज इंजीनियरिंग डिसीजन? मी एज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं, और इंजीनियर के पास एक इख्तियार होता है कि वो क्या डिसीजन लेता है फॉर दिस पर्पस, बिकॉज ही हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, अल्टरनेटिव्स। उसके पास अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, उसके पास जो है वो सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो इंजीनियर के पास एक डिसीजन होता है, एक इख्तियार होता है कि डिसाइड करना, ठीक है। तो इंजीनियर जो है वो डिसाइड करता है, एक सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन करता है कि जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से सूटेबल अल्टरनेटिव्स क्या है। मीन्स दैट एग्जांपल इज evaluating एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज दी, भी हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, दिस इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेगमेंट इज कैलकुलेशन। हम जो है फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, क्या क्या जो है वो डिसीजन लेंगे, क्या क्या चीज हमने मेन कंपैरिजन करना है कि आया कि हम ग्रिड स्टेशन से बिजली लें या जो है वो हम सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं। सोलर सिस्टम तो इंस्टॉल करने के लिए हमें 20 मिलियन रुपीज चाहिए। अब 20 मिलियन रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट जैसी की है तो ऐसा ना हो कि हमें कोई रिस्क लेना पड़े, ठीक है, ऐसा ना हो कि भी हमें रिस्क ज्यादा हो जाए, इसको जो है वो हम कैलकुलेशंस करेंगे। सेकंड, नेक्स्ट इज द डेटा एज्यूम। जो हमने डेटा एज्यूम किया है उसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रीवियस मैंने बातें कर चुका हूँ कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो हम सेव कर रहे हैं 4 मिलियन है, हमने जो लोन लेना है 20 मिलियन है। उसके अलावा 0.5 मिलियन जो है वो इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। उसके अलावा जो है एनुअल मेंटेनेंस एंड नेट एनुअल सेविंग जो है वो हमारे पास जो है वो कितनी आ रही है, 3.5 मिलियन। मीन्स हम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो 20 ईयर्स का जो है वो हमने लोन पीरियड लेना है, ठीक है जी, और उसकी जो है वो 20 मिलियन 10% के ऊपर ये एज्यूम कर रहे हैं। मे बी पॉसिबल दैट ये 10% कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट फॉर आवर इमेजिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस। मीन्स दैट आफ्टर 20 ईयर्स हमने 20 मिलियन लिया, तो 20 ईयर्स के बाद उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी रह जाएगी। अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, हमने जो बेसिक सा फार्मूला इंप्लीमेंट किया, सॉरी, हमने जो बेसिक सा फार्मूला इंसर्ट किया है, जिसमें जो है वो हमने 10% लोन के ऊपर 20 ईयर्स की शरह पर हमने जो है वो ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन आई है, जिसमें अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन जो प्रेजेंट वर्थ है वो 10 मिलियन है, almost 10 million. Therefore, present worth is not bad for our this project। यानी कि हाफ वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है 20 मिलियन की। नेक्स्ट इज एनुअल वर्थ एनालिसिस। हम जो है वो एनुअल वर्थ कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें एनुअल कितना चाहिए। रिमेंबर दैट हमने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक 5 मिलियन, सॉरी, 20 मिलियन आवर लोन, वी आर सेविंग 4 मिलियन पर ईयर फ्रॉम ग्रिड स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी ग्रिड स्टेशन से लेने की बजाय हम 4 मिलियन बचत कर रहे हैं। अब 4 मिलियन बचत करने से हमारे पास जो एनुअल वर्थ आएगी वो आपके सामने है 1 मिलियन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बेसिक फार्मूला बाय गिवन इन दी बुक। हम बेसिक जो है वो फार्मूला लगा के हमने जो है वो कैलकुलेट किया, 1.1 मिलियन हमने जो है वो रीपे करना है लोन। बट लोन रीपे करने के साथ भी हमारे पास बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन रुपीज के करीब। मेंटेनेंस कॉस्ट इज 0.5 मिलियन, बट इफ वी ऐड, हम जो एनुअल अगर हम ऐड भी करते हैं तब भी जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, कि अगर हमने लोन भी ले लिया, लोन भी पे कर रहे हैं, साथ साथ हमें फायदा भी हो रहा है।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, कंपनी इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। जो हम इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलेगा वापस जो मिलेगा, हमने 10% या कंपनी को यानी कि लोन लोन बैंक लोन को देना है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला कि अगर जो है वो 16% जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट हो, तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न इज दिस वन। 70% हो तो दिस वन, 2 lakhs। देयरफॉर रिजल्टिंग हमारे पास कितना आ गया, 16.8% ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देयरफॉर दिस इज आल्सो ग्रेटर देन द गिवन इंटरेस्ट रेट जो कि हमने अदा करना है बैंक को एज अ लोन। ऑलमोस्ट 10% है, 10%, लेकिन हमें जो रिटर्न हो रहा है वो 16.8% है। इतनी ज्यादा हमें बचत हो रही है, मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो फिजिबल। बेनिफिट कॉस्ट क्या होगा? बेनिफिट कॉस्ट मीन्स दैट के बी ओवर सी रेशो कैसे निकालेंगे? रिमेंबर दैट कि हमारे पास जो प्रेजेंट वर्थ जो है वो 34 मिलियन है, 34 मिलियंस होगी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सोलर सिस्टम है तो उस टाइम पे हमारे पास ये रिकवरी कितनी होगी, 1.42। मीन्स दैट कि आज का 1 रुपया कल का जो है वो यानी 20 साल बाद 1.42 रुपीज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। मीन्स दिस इज ऑल्सो फिजिबल एंड द मोर फिजिबल, आई कैन से दैट दिस इज द मोस्ट फिजिबल अप्रोच फॉर अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। व्हाट इज डिप्रेसिएशन एंड डिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? हम जो है वो डिप्रेसिएशन कमी कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट, दिस एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट टैक्स शील्ड फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इंप्रूविंग एक्चुअल कैश फ्लो। देखिए जैसे कैश फ्लो होगा, मींस दैट पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, कैश फ्लो जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा फायदा है रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। देयरफॉर अगर आप जो है वो रीपे कर सकते हैं अपना लोन, 100% रीपे कर सकते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। फ्यू ईयर्स के बाद आप अपना जो है वो 100% लोन रीपे कर सकते हैं, बिकॉज हमने जो है जो सेविंग की है, जो हमने सेविंग की है उसके भी आप, या जो है वो हम रिप्लेसमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जो हमने रिटर्न लिया, जो हमने ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन हमने रिटर्न किया, 0.5 जो है वो मेंटेनेंस कास्ट आ गई, और टोटल हमने जो सेव किया वो 4 मिलियन है। 4 मिलियन मीन्स वी आर सेविंग 2.5 मिलियन रुपीज पर ईयर। वी कैन इन्वेस्ट इट टू गेट मोर रेवेन्यू। दिस इज ऑल्सो बेस्ट फॉर अस। नो फाइनल रिजल्ट इज हियर। प्रेजेंट वर्थ इज ऑल्सो बिकम हाफ। अगर हमने 20 मिलियन लिया है तो ऑलमोस्ट जो है वो हाफ हो जाएगा, 10 मिलियन बचेगा। एनुअल वर्थ जो है वो उसकी कितनी आ जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन है, जो कि हमने सालाना अदा करनी है। बट वी आर ऑल्सो सेविंग फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन एनर्जी, जो हमने ग्रिड स्टेशन से लेनी थी वो हम ऑल्सो सेव कर रहे हैं वो भी। नेक्स्ट इज 16%, 16.8% हमारा जो है वो रिटर्न होगा जो हम हासिल कर रहे हैं, और हमने उसमें से 10% अदा कर देना। बेनिफिट कॉस्ट जो है हमारे पास 1.42% है, ठीक है। देयरफॉर इज आल्सो मोर देन द वन, दिस इज आल्सो फिजिबल। आल्सो टैक्स शील्ड आल्सो बेनिफिट, देयरफॉर दिस इज द बेनिफिट, and according to my decision this is also good for feasible for this factory. Hopes my presentation is really good. Thanks a lot. Today's topic is a real engineering discussion. Our rocket thrust vector control system needs maintenance. So should we repair a part or replace the whole assembly? We shall use engineering economics to answer that. So first, describing any of the economics tools. So let's first discuss that what is a TVC system.
So a TVC system steers a rocket by lifting its engine nozzle. So the exhaust points in a different direction. This pushes the rocket to turn. So it just works like a garden hose. And to repair our TVC system, engineers have two alternatives. The one alternative is to replace only the linear actuator, while the alternative two is to replace the complete TVC assembly. So to compare these two alternatives and to find out which one is more economical, so we are using six tools today. So the one is present vote, there is annual vote, there is future vote, internal rate of return, benefits cost analysis, and replacement analysis. So let's first discuss all these tools one by one. So first we have present vote analysis. So present vote brings every future cost or benefits back to today's value using a discount interest rate. So you can compare options fairly. Simply, know that today money is worth more than the same money at the future because you could invest it and earn interest. So PW simply says, if I had to pay for everything right now, so in one lump sum, so how much would that be? So let's understand this with this cash flow diagram. So in present, what we move all our caches to the year zero. So that is our present year or the present day. So for this, we have formulas to find this. And you see, this is the real engineering project formula, and it includes the initial cost, maintenance cost, and the salvage cost or salvage value. So now we have future what analysis. So future what analysis does the opposite of present what. So it converts every cash flow to a single value at some point in the future, showing how much everything will be worth later. So simply it's a, instead of asking that it was today, we ask, if we let money grow with interest, what will it add up to by the end of the project? So to find future what, we again have formulas. And if we understand it with cash flow, so it means instead of moving all the caches to year zero, we may move our cash to year one, year two, or maybe year five. So now we have annual what analysis. So annual what subtracts all the costs and benefits of a project evenly across every year. So like turning a lump sum into a fixed yearly payment. So it simply says instead of one big number, uh, annual what tells you if you paid the same fixed amount every single year. So how much would it be? So why it's useful? So great for comparing two projects that do not run for the same number of years. So you can compare their cost per year fair. So again, to find it, we simply multiply it with present what, or you can use other formulas. And now we have rate of return analysis. So rate of return analysis is the interest rate at which a project's benefits actually equals its cost. So at that rate, the net present what becomes equal to zero. So simply, this is the interest rate the project itself is earning. So if a bank offered you that same amount rate, you shall be indifferent between investing in the project or the bank. So we have some decision rules, that whether we accept project or not. So we set a MAR, that is minimum attractive rate of return. So it is the minimum acceptable rate of return that are decided by investors or the bank.
So let's say here our MAR is 10%. So if we have to accept a project, so our rate of return should be greater than MAR. And if it is less than the MAR, so simply reject the project. And again, so how do you calculate internal rate of return? So there are many methods by professor, hit and trial method. So here I have written the steps so you can read through it. And now we have benefit cost analysis. So benefit cost analysis compares the benefits of a project to its costs as a ratio. So simply for every rupee you spend, for how many rupee of benefits do you get back? So again, we have decision rules for it, that if benefits is greater than cost, so accept project. If benefits is less than cost, so reject, and if benefits is equal to cost, so the project is at a break-even point. And here again we have steps. So how we can calculate benefit cost analysis. And you see there are two methods of benefit cost analysis. So one method is conventional benefit cost ratio, while the other is modified benefit cost ratio. But to calculate a net benefits, we simply subtract benefits and disbenefits. And again, we have also incremental benefit cost. Now, it is used when we are examining extra benefits and extra costs, and also it has decision rules for it. And now we have replacement analysis. So replacement analysis is so in replacement analysis, we decide whether to keep using an old asset or replace it with a new one. Simply, should we keep the driving our old car or buy a new one? So here we have few terms in the replacement rotation analysis, that is defender. So defender is the existing machine. We have challenger, that is a new machine, and we have the market value. So it is the amount of money that we receive by selling the old equipment today. And again, we have decision rules for it. And then and there are also steps. So I have also mentioned some steps to find a replacement analysis. Okay, and finally we have project financing. So it means arranging the money that is needed to start or complete a project simply. So even the project is best on paper, but you see we need actual money to build this. Also, this is about where that money comes from. So there are many methods for it, like equity financing, debt financing, government financing, and public-private internship or partnership. Okay, so now here is our case study. Finally, we have discussed all the basics. So the case study says that a defense aerospace company has developed a thrust vector control nozzle assembly as shown in this fig. But here comes a problem that the nozzle structure is designed for 12-year service life, but after 6 years of operation, the actuals show significant wear. So how can we overcome this problem? So I have already discussed earlier that we are using two alternatives. One is replace only the linear actuators, while the alternative two is that replace the entire TVC system. So if you look at alternative one, so the alternative one is cheap upfront, but it has higher yearly upkeep, while the alternative two costs more upfront, but it is cheap to maintain. As you see, this is exactly the kind of rating or engineering economy is built to solve it. So to solve this, we make some assumptions that interest rate is 10%, remaining our period of study is 6 years, and maintenance cost occurs at the end of years each year, and salvage value is received at the end of year 6. And I have also
draw this table so you can clearly understand the initial amounts, annual maintenance amounts, salvage values, steady pay interest rate of alternative 1 and 2. So here comes our first analysis. So to find the present worth of our alternative 1, we have to first draw a cash flow diagram like this. So if you see at this cash flow, we have an initial cost at year 0. So it comes like there is no need to make any changes here. And to find the present worth of maintenance, we have to find the factor P of F. So we are using interest tables to find this value. So we get this value, that is 4.355. And as we also have a salvage value, so we have to find a factor P of F, that its value is 0.5645. So we have to subtract salvage value from the present worth of maintenance at initial cost. So we get our present worth of alternative 1. And again, we follow the same procedure and get the present worth of alternative 2. And after that, we find a future worth of alternative 1. We use this procedure. You can use interest tables or simply formulas to find its value. And again for alternative 2. And now for the annual worth, we simply multiply it with present worth of alternative 1 and a present worth of alternative 2. And here we need a factor A of P, because we are converting the present worth into equal payments. So you can use interest table to find its value and you can solve it. So this is the final comparison table, and through this we must say that the alternative 1 replace only the linear actuator is more affordable. Okay, so now we are going to perform internal rate of return analysis. And this is and I have already discussed this procedure previously. And you see, but here comes a problem that our both that present was becomes negative. So we can't use internal rate of return analysis to compare our two alternatives. So I will discuss this, so why this happens after few slides. So now we are going to calculate the present worth of benefits. So this is benefit cost analysis. So again, calculate present worth of benefits, then present worth of cost for alternative 1 and 2, and after you get your ratio. And as you see, this ratio is also less than 1. So it means we should reject it. No, it does not mean here. You see, since this is a maintenance replacement decision, so internal rate of return and benefit cost analysis is not the most efficient evaluation tool for this. And that is again a comparison table for benefit cost analysis. You can read it if you don't understand anything. And lastly, we are going to perform attainment or replacement analysis. So our first alternative is that replace only linear actuators. So if you follow this whole procedure, so you get a present worth value. And second alternative is that replace the complete PVC assembly. And again, follow this procedure and you get a present worth value. And this is the comparison table. And finally, you get that retaining the existing PVC nozzle and replace only the linear actuator is the most affordable alternative of our case study. So if you have any question, you can ask it. So due to shortage of time, we have to rush things. But if everything settled down, then we can again make this video complete.
explanation. So thank you. Good afternoon. My presentation covers replacement analysis of a CNC machining center. Before I begin, here are the 6 tools I will deploy throughout this presentation. Present worth analysis, annual worth analysis, incremental rate of return analysis, benefit cost ratio analysis, depreciation modeling using both straight line and MASCRS, and the replacement analysis framework, comparing a defender and a challenger asset. I'll use every one of these in my case study. My presentation has 2 halves. First, I'll walk through the theory and formulas behind each tool. Second, I'll apply all of them to a real machine replacement decision. An old CNC machine versus a new one. Everything in engineering economics starts with one idea. A dollar today is worth more than a dollar in the future because money has earning potential. Track this using cash flow diagrams. On the timeline you see here, downward arrows represent money going out, costs, and upward arrows represent money coming in. At year 0 we have a large initial investment P. Across the following years we have a recurring annual count A, and at the end of the project's life we often recover some value, a terminal or salvage amount. F. Every tool I am about to explain is really just a different way of comparing these arrows on a fair time adjusted basis. I'll also use MARR, the minimum attractive rate of return, which is the return a company requires to justify an investment. For this presentation purposes, MARR is considered to be 10%. This slide shows the cash flow diagram as we described in the previous slide. Now slide 5 it describes the present worth analysis. The first tool is present worth. It converts every cash flow on that diagram, no matter where it occurs, into a single equivalent value today. The formula is PW equals negative plus A times the present worth factor for a uniform series plus F times the present worth factor for a single future amount. In plain terms, we are discounting every future developed by today's value and adding it all up. The decision rule is simple. Whichever alternative has the higher or less negative present worth is the more economical choice. Next slide is for annual worth. The second tool, annual worth, does something similar but expresses everything as a uniform annual amount instead of a single lump sum. The formula is AW equals minus P times the capital recovery factor minus the annual cost plus annual benefits plus F times the sinking fund factor. This is especially useful in replacement problems because it lets us compare two machines directly on a per year basis, even if they have different lifespans. This next slide is for rate of return. The third tool is rate of return, the interest rate at which the present worth of an investment equals 0. When we are comparing two alternatives, we use incremental rate of return. We look only at the extra investment required by the more expensive option and ask, does the extra return justify that extra cost? The formula is 0 equals negative delta P plus delta A times the present worth factor plus delta F times the present worth factor solved for I. If that incremental rate of return exceeds our MARR, the higher cost option is justified. Now this is the slide 9. Here is the slide 8, benefits slash cost ratio. The fourth tool is the benefit cost ratio. It's simply the present worth of benefits divided by the present worth of costs. If that ratio is greater than 1, the benefits outweigh the cost and the investment is justified. This tool is common in public infrastructure design, but it works just as well for justifying an internal capital investment, which is how we will use it in my case study. This involves all the benefit type of things, which we also got as a question on our paper. Slide 9 is for depreciation models. The fifth tool is depreciation. Depreciation isn't a cash flow itself. It is an accounting allocation of an asset's cost over its useful life. But it affects the income. Straight line depreciation is the simplest cost minus salvage.
divided evenly across the years. MACRS, the modified accelerated cost recovery system, front loads the deductions instead. Using IRS percentage tables for a 5-year property, the rates are roughly 20%, 32%, 19.2%, 11.52%, and again 11.52% and 5.76 percentage. Next is slide 10, replacement analysis framework. The sixth and final tool ties everything together, the replacement analysis framework. We call the currently owned asset the defender and the new asset being considered the challenger. The key rule and the one students most often get wrong is that the defender is evaluated using its current market value, not its original purchase price or book value, because market value represents the true opportunity cost of keeping it. We then compute the annual worth or present worth of both machines over the same time horizon. That is exactly the method I will be applying next. Now let us move on over to the second part of our presentation. This is the application of case study. We start here with this slide. First we will state what our problem even is. Here is the real scenario. Let's say that a plant called ABC Manufacturing operates an aging CNC machine. Maintenance costs are climbing and throughput is slowing down. The question, should the company keep the old machine or invest in a new one? So this will involve whether the loss from buying a new machine, the cost more like, is worth the increased efficiency and better throughput we will get by getting a newer machine, as the old machine is slowing down and its efficiency is remarkably low, and it will only get worse. So eventually it will reach a point where it is a loss machine basically. Next slide is the given data we will assign to our case study. Here is our data. The Defender, the old machine, has a current market value of $20,000. We will be considering USD, but it doesn't really matter since we are not really going to be exchanging any currency. Annual operating and maintenance costs of $30,000, a remaining life of 5 years, and a salvage value of $2,000. The Challenger, aka the new machine, has a first cost of $90,000 and annual O&M of $12,000, but it also generates an additional $15,000 a year in revenue thanks to higher precision and output. This is the main benefit of the machine, and it is what we must consider. And it is why this replacement is even considered, basically. Here I was. It has a 5-year life and a salvage value of 15,000 a year. As previously stated, our MAR will stay 10%. That is the minimum effective rate of return. Next slide shows the cash flow diagrams. Here's what that looks like visually. The next slide will show that. For the Defender, we have a $20,000 outflow at year 0, representing the opportunity cost, a recurring $30,000 outflow each year for maintenance, and a small $2,000 inflow at year 5. For the Challenger, we have a much larger $90,000 outflow at year 0. But each year after that, that nets a positive $3,000. That's the $15,000 in real revenue minus the $12,000 in O&M. Basically, that the profit minus by the maintenance costs, plus a much larger 15,000 salvage inflow at the end. But that is far in the future. Here we see the cash flow diagrams as described in the previous slide.
Now let's move on to the annual worth calculation. Let's run the numbers. Using a capital recovery factor of 0.2638 and a sinking fund factor of 0.1638 at 10% over 5 years, the defender's annual worth is a negative minus 20,000 times 0.2638 minus 30,000 plus 2,000 times 0.1638. And this represents all the different values of the annual worth, calculated by multiplying it to different factors, A or F or which comes out to about negative $34,948 per year. This is the defender's annual worth. The challenger's annual worth is negative 90,000 times 0.2638 minus 12,000 plus 15,000 plus 15,000 times 0.1638, which comes out to negative 18,285 per year. The challenge now, if we look at both the challenger and the defender's annual worth, we will see very obviously, since it's close to half, the challenger's annual cost is far lower, meaning it's the more economical choice according to annual worth calculation. Now let us move on to the next slide. Here we will verify the previous analysis using annual worth by using present worth. Let's double check with present worth. Using a present worth of annuity factor of 0.3.7908 and a present worth of single amount factor of 0.6209, the defender's present worth comes out to be about negative 100,000, $32,482. Let me rephrase that, $132,482. The challenger's cost comes out to about negative $69,314. Both methods agree that the challenger costs the company significantly less in today's dollar, meaning it is better in terms of today's money value. Now let us move on to IRR, that is the incremental rate of return. Now let's check the incremental rate of return on that extra investment. The incremental cash flow is 70,000 out at year 0, 33,000 in each year after, plus an extra 13,000 in year 5. Solving for the interest rate that zeroes out the present worth gives us an incremental rate of return of roughly 40%. Since that far above the 10% MARR, the extra 70,000 spent on the challenger is easily justified. Now let us move on to benefit cost ratio. One more check we will be doing this. The present worth of the incremental benefits is about $133,168 against an incremental cost of 70,000. Pardon me. That gives us a benefit cost ratio of about 1.90. Sorry, I have to adjust my camera a little bit. Since that's well above 1.0, this confirms that the investment is justified even according to the benefit cost ratio. So this is the fourth justification for the challenger being the better option. First we did annual worth, then present worth, then IRR, then now BC ratio. Let us now move on to considering the final component, depreciation impact. Finally, applying 5-year MACRS to the challenger's 90,000 cost front loads the deductions. About 18,000 in year 1, 28,800 in year 2, tapering down after that. This accelerates the tax shield in the early years, which strengthens the challenger's after tax cash position even further, on top of everything we have already shown. So here is the bottom line: 4 independent tools, annual worth, present worth, incremental rate of return, and benefit cost ratio, all point to the same conclusion. ABC Manufacturing should retire the old CNC machine and invest it in the new one.
Doing so saves the company roughly 16,663 per year in equivalent annual cost over the 5-year horizon. So this is not no small amount of money. So now we will give the conclusion, the summary basically. To summarize, I have shown that the mechanics and logic behind present worth, annual worth, rate of return, benefits cost ratio and depreciation, not just the final numbers. I applied all 6 declared tools cohesively to one realistic engineering decision, and getting consistent results across 4 independent methods gives strong confidence in the recommendation. Thank you. I will be happy to receive any questions at any time. And I must apologize for the shaky camera quality. My laptop's built-in camera had a software problem and does not mean to work, so I had to resort to using my phone's camera. Thank you. I await your response. Assalamu alaikum. My name is Zainul Hakawan and my roll number is 23ME116. आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के 13 चैप्टर्स के फंडामेंटल्स, और इसके बाद उन फंडामेंटल को जो हम पढ़ेंगे उसको हम एक रियल लाइफ केस स्टडी में अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में हम सबसे पहले बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आज का पैसा कल के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि अगर आज का पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उस पर इंटरेस्ट अर्न हो सकता है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इकोनॉमिक इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम पर मिलने वाली मनी अमाउंट इक्वल वैल्यू की हो सकती हैं अगर हम इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करें। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं मार। ये बेसिकली वो मिनिमम, मार का मतलब है मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली वो मिनिमम रिटर्न होता है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है, मतलब कम से कम उन्हें कितना मिलेगा। अगर कोई कंपनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है तो वो ये भी तो देखेगी ना कि उसे बदले में कितना मिल रहा है। अगर ये जो मार है, ये जो वैल्यू है, कम से कम वो इतना रखते हैं कि उन्हें मार कम से कम ये मिलेगा तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर इससे कम वैल्यूज आ रही हैं तो वो अपनी किसी और अपॉर्चुनिटी में, बेटर अपॉर्चुनिटी में जिसमें मार उन्हें अच्छा मिल रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, इस चैप्टर में डिफरेंट मैथमेटिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कैश फ्लो को एक टाइम से दूसरे टाइम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है फ्यूचर वर्थ फैक्टर, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर और एनुअल वर्थ फैक्टर। इसके अलावा यहाँ हमने अर्थमेटिक ग्रेडियंट की बात की है और इसके साथ हमने जियोमेट्रिक ग्रेडियंट भी डिस्कस किया है। अर्थमेटिक ग्रेडियंट तब यूज़ होता है जब अमाउंट हर साल इक्वल वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज हो, जबकि ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट तब यूज़ होता है जब अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से चेंज होती है। दोनों में फ़र्क है, अर्थमेटिक में वैल्यू चेंज हो रही है, हर साल के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जबकि जियोमेट्रिक में ये है कि परसेंटेज के हिसाब से चेंज हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। रियल लाइफ में हर पेमेंट फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं होती, कभी पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट कुछ साल बाद स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम शिफ्टेड सीरीज एनालिसिस यूज़ करते हैं ताकि कैश फ्लोज को करेक्ट टाइम पर शिफ्ट करके कैलकुलेट कर सकें। इस चैप्टर में स्प्रेडशीट फंक्शंस का भी जिक्र है जो मैनुअली कैलकुलेशन की बजाय डायरेक्टली एक्यूरेट रिजल्ट दे देते हैं। इससे टाइम भी बच जाता है और मिस्टेक्स भी कम होती हैं। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। इस चैप्टर में इंटरेस्ट रेट की बात की गई है। हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको बस ऊपर ऊपर से मेन इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने इंटरेस्ट रेट की बात की है। नॉर्मली बैंक्स में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बताते हैं, लेकिन असल में हम जितना इंटरेस्ट पे करते हैं वो कंपाउंडिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए हम उसे इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर कंपाउंडिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो, जैसे मंथली या डेली, तो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से किसी भी इन्वेस्टमेंट या लोन को कंपेयर करने से पहले इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना भी ज़रूरी है। जब भी हम कोई लोन की बात करते हैं या किसी भी ऐसी बैंक के हिसाब से लोन ले रहे हैं या जो भी, इसमें हम रिटर्न रेट की बात लाजमी होती है, इंटरेस्ट रेट की, सॉरी। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस जिसका नाम। इस मेथड में फ्यूचर के तमाम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट टाइम की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। अगर दो प्रोजेक्ट्स की रियल
लाइफ इक्वल हो तो हम सिंपली दोनों का प्रेजेंट वर्थ कंपेयर करते हैं, और जिसका प्रेजेंट वर्थ ज़्यादा होता है हम उसे चूज़ करते हैं, कि जिसकी वैल्यू आज के टाइम में ज़्यादा है मतलब उसे हम चूज़ करेंगे। अगर प्रोजेक्ट्स की लाइफ डिफरेंट हो तो हम उनका कंपैरिजन लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। और अगर कोई प्रोजेक्ट परमानेंट हो जैसे ब्रिज या डैम तो इसके लिए कैपिटलाइज कॉस्ट मेथड यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 6 में एनुअल वर्थ एनालिसिस। इस मेथड में पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू को ईयरली अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि डिफरेंट लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। इस चैप्टर में कैपिटल रिकवरी का कॉन्सेप्ट भी है। कैपिटल रिकवरी का मतलब क्या है? कैपिटल रिकवरी का मतलब है एसेट की ईयरली ओनरशिप कॉस्ट, जिसमें फर्स्ट कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू दोनों कंसीडर की जाती हैं। इस चैप्टर में हमने देखा एनुअल वर्थ को क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि वो एक साइकिल के लिए हम उसे कैलकुलेट कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, रेट ऑफ रिटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी रेट ऑफ रिटर्न यानी ROR डिस्कस की गई है इसमें, इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 सिंपल वर्ड्स में ROR बताती है कि किसी इन्वेस्टमेंट से हमने कितना परसेंटेज रिटर्न मिला है। अगर प्रोजेक्ट को रेट ऑफ रिटर्न कंपनी के मार से ज़्यादा हो, मार हमने शुरू में डिस्कस किया ना, अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न किसी कंपनी का मार से ज़्यादा आ रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितने पैसे वो लगा रहे हैं अगर उन्हें वो मिल ही नहीं रहे तो कोई मतलब किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में वो इसको इन्वेस्ट करेंगे ना। इसलिए मतलब एक कैलकुलेशन है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है वो भी देखा जाता है मार्केट के साथ इसे रिलेट करके। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। इसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 से 3 प्रोजेक्ट हैं। तो सिर्फ ये देखो कि किस प्रोजेक्ट का ROR सबसे ज़्यादा है, हमेशा सही डिसीजन नहीं होता, इसलिए हम इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न कितना ज़्यादा मिल रहा है। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर ये इंक्रीमेंटल रेट मार्क से ज़्यादा है तो हायर कॉस्ट प्रोजेक्ट चूज़ किया जाता है। इसके बाद चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं, चैप्टर 9 की तरफ। ये चैप्टर ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कहीं प्रोजेक्ट बनाना है तो वो देखेंगे कि मतलब उन्हें इसका फ़ायदा भी है या नहीं। ये इस मेनली इसमें ये है बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशो एनालिसिस। जैसे रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं या गवर्नमेंट के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट में हम बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ बना रही है वो मतलब आवाम के फ़ायदे के लिए, तो जो वो कॉस्ट लगा रहे हैं वो देख रहे हैं कि उसके लिए उतना बेनिफिट भी उन्हें मिल रहा है या नहीं। अगर बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशो 1 से ज़्यादा हो तो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फिजिबल होता है। इसमें हम देखते हैं कि फ़ायदा कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, और अगर वो मतलब वैल्यू हमारे पास सही आ रही है तो हम उसे वो बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशो एनालिसिस से देखते हैं, तो फिर उसको कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अपना 10th चैप्टर। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट के लिए पैसा 2 तरीकों से अरेंज करती है, या तो डेब्ट, या तो वो लोन लेते हैं, बॉन्ड्स उनके पास होते हैं, या फिर डेब्ट फाइनेंसिंग करते हैं। और दूसरा वो इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं यानी शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को कंबाइन करके WACC यानी वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, उससे फिर हम प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर 11। इस चैप्टर में हम एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन को कंपैरिजन करते हैं। पुरानी मशीन को डिफेंडर और नई मशीन को चैलेंजर कहा जाता है। मतलब अगर पुरानी पुरानी मशीन को हमने निकालना है अपने प्रोजेक्ट में से, अपनी कंपनी में से, और नई मशीन को लाना है, तो हम ये भी देखेंगे कि उसका हमें कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। मतलब हम जो जिस चीज़ को हम निकालना चाह रहे हैं या जिसको चीज़ को हम चेंज करना चाह रहे हैं उसको हम डिफेंडर का नाम देंगे, और जो चीज़ उसकी जगह लेने वाली है उसको हम चैलेंजर का नाम देंगे। इसमें एक हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पहले ही स्पेंड हो चुके हैं। मतलब अगर हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज़ बाय की है तो वो कॉस्ट तो चली गई है, वो रिकवर नहीं हो सकती, उसको हम संक कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद चैप्टर हम 12 की तरफ आते हैं, कैपिटल बजटिंग एंड रेशनलाइजिंग। इसलिए जब हमारी कंपनी के पास अनलिमिटेड बजट नहीं है, मतलब जब भी कोई कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है, एक अपनी इकोनॉमी वो देख रही है ना, अपनी इकोनॉमिक कंपनी के अंदर भी उसकी इकोनॉमिक्स है, उसको देख कर ही वो इन्वेस्ट करेगी। किसी के पास अनलिमिटेड बजट नहीं है, वो अपना मार भी देखेगा, उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो भी देखेगा।
इसलिए जब बजट लिमिटेड हो तो कंपनी सिर्फ उन प्रोजेक्ट को चूज करती है जो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करें। इसका मतलब इस प्रोसेस को कैपिटल बजटिंग या कैपिटल रेशनिंग कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी चैप्टर की तरफ, ब्रेक इवन एंड पे बैक एनालिसिस। ये लास्ट प्रैक्टिकल हमारा चैप्टर है। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया गया है। ये वो पॉइंट है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद पे बैक पीरियड आता है। ये बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल पे बैक इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक इंटरेस्ट को भी कंसीडर करता है और इसके लिए ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये अभी हमने डिस्कस की हैं आउटलाइन, मतलब 13 चैप्टर्स की फंडामेंटल डिस्कस की हैं। हमारे पास टाइम कम है इसलिए। तो ये जो हमने वैल्यूज़ देखी हैं, इसको हम अब एक केस स्टडी के जरिए ना रियल लाइफ में हम लेकर आएंगे। अभी हमने फंडामेंटल डिस्कस कर लिया थोरेटिकली, लेकिन इसको अब हम रियल लाइफ में लेकर आएंगे। तो हम केस स्टडी एक एप्लीकेशन करते हैं। इस केस स्टडी में एक इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव कंपनी अपनी पुरानी कोल पावर प्लांट की जगह एक 60 मेगावाट विंड फार्म इंस्टॉल करना चाहती है। हमारी केस स्टडी क्या है? एक कंपनी है, वो 60 मेगावाट का अपना पावर प्लांट की जो 60 मेगावाट का विंड फार्म इंस्टॉल करना चाहती है। पहले उनके पास कौन सा कॉल का, तो इसमें उन्हें बहुत सारी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कि डिसाइड करना है कि वो प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ जो सारा हमने डिस्कस किया, कि उसके हिसाब से उनका ये प्रोजेक्ट फिजिबल होगा या नहीं। अब हम अपनी केस स्टडी की तरफ आते हैं। इस केस स्टडी में हम एक इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव कंपनी पीईसी को कंसीडर कर रहे हैं। कंपनी के पास एक पुराना कोल पावर प्लांट ऑलरेडी है, लेकिन उसकी कंप्यूटिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ इंक्रीज होती जा रही है। मतलब उसकी जो जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी ज़्यादा उसका टाइम मेंटेन करने में उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। और अब ये चाहते हैं कि 60 मेगावाट का विंड फार्म ये इंस्टॉल करें। तो इसमें हम इनका देखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं हम। सबसे पहले है कोल फैसिलिटी। एक मिनट में चार्जर लगा लूँगी। इसमें हमने अभी डिस्कस किया जैसे डिफेंडर है और चैलेंजर है हमारे पास। तो इसके पास हमारे पास चैलेंजर क्या है? इसमें हमारे पास चैलेंजर है विंड फॉर्म, और हमारा डिफेंडर क्या है इधर, जो कॉल फॉर्म पहले से है। तो अभी हमने जो फंडामेंटल हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमें वो डिस्कस किए हैं। पहले हमने देखा है कोल फैसिलिटी को देखा है, उसकी वैल्यूज हैं, और विंड फार्म की हमने वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि विंड फार्म का $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट आज नहीं बल्कि 3 साल बाद करना है। इसलिए हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर आज हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे तो डायरेक्ट कंपैरिजन आज कैसे करेंगे? इंजीनियरिंग इकोनॉमी की प्रेजेंट वर्थ कंसेप्ट को यूज करके हम इस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को टुडे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आज उसकी क्या वैल्यू है, हमने वो पहले पढ़ा, प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, वो सारे कंसेप्ट अब यहाँ यूज हो रहे हैं कि हमने उसकी प्रेजेंट वर्थ को कॉन्सेप्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को टू डे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मतलब जो 3 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको आज हम देखेंगे। इस प्रोसेस से पता चलता है कि फ्यूचर पेमेंट की आज एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी। आप कंपनी बैंक से लोन के प्लान करती है, मतलब जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपने बैंक की तरफ जाना है, लोन की तरफ जाना है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहाँ हमने लिया है कि बैंक हमें 14.24% पर ईयर हमें लोन दे रहा है, हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है। लेकिन अगर कंपाउंडिंग मंथली हो या डेली हो तो एक्चुअल इंटरेस्ट अलग होता है। मंथली कंपाउंडिंग में इफेक्टिव इंटरेस्ट लगभग, मतलब तकरीबन ये 15.21% है, जो कि डेली कंपाउंडिंग में ये 15.30% हो जाता है। डिफरेंस छोटा होता है, लेकिन अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट में हमने देखें कि हम मिलियंस में बात कर रहे हैं तो उसको डॉलर में, लाखों डॉलर में बात हो रही है, तो डिफरेंस क्रिएट होगा। इसके बाद हम इसकी प्रेजेंट वर्थ वैल्यूएशन करेंगे। अब हम दोनों प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वर्थ कंपेयर करते हैं। फेयर कंपैरिजन के लिए हम एलसीएम रूल यूज़ करते हैं और दोनों अल्टरनेटिव को सेम एनालिसिस पीरियड पर एवेल्यूएट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि विंड फॉर्म का प्रेजेंट वर्थ कोल फॉर्म से बेहतर है। अब ये हमने ये कैलकुलेशन की है, इसे हमें पता चल रहा है जैसे
हमने विंड का देखा है, जो चैलेंजर है उसका 30.64 मिलियन आ रहा है, और जो हमारा कोल वाला है जो डिफेंडर है उसका है 33.16 मिलियन। इस वजह से प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस के अकॉर्डिंग विंड फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। जो हमने प्रेजेंट वर्थ देखी है उसके हिसाब से कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, विंड वाला जो हमारा चैलेंजर है, जो डिफेंडर है वो नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, क्योंकि सिस्टम हमेशा के लिए मेंटेन करना होगा, इसलिए कैपिटलाइज्ड कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में सिर्फ इनिशियल कॉस्ट ही नहीं बल्कि फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती है। इस कैलकुलेशन के बाद कैपिटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $8.02 मिलियन आ रही है, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या आ रही है, $8.02 मिलियन। इसके बाद हमारी केस स्टडी है एनुअल वर्थ एंड LCOE, ठीक है। अब कंपनी ये देखना चाहती है कि हर साल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट कितनी है। वो पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉल से और अब वो करना चाह रहे हैं विंड से, लेकिन इसमें जो कॉस्ट आएगी वो भी तो देखी जाएगी ना कि दोनों में कॉस्ट का फर्क है या नहीं। इसलिए हम एनुअल वर्थ और लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इससे कंपनी मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डिसाइड कर सकती है ताकि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल भी रहे और कस्टमर्स को रीजनेबल रेट भी मिले। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे रेट कुछ वापस भी आ रहा है या नहीं। रेट ऑफ रिटर्न देखा जाएगा। अब कंपनी ये देखना चाहती है कि हर साल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट कितनी है, इसलिए हम एनुअल वर्थ और लेवलाइज कॉस्ट हमने देखी पहले। अब हम देखेंगे कि यहाँ हमें इंटरेस्ट वापस रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर हम लगाएं कि हम $100 मिलियन है और एनुअल सेविंग होगी $20 मिलियन, कैलकुलेशन के बाद प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 15.1% आता है। मतलब क्योंकि ये कंपनी मार यानी 12% से ज़्यादा है। मार जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, और जो हमें रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है मिनिमम होना चाहिए 12%, और जो हमें आ रहा है इस टाइम वो है 15%। मतलब जो मार से ज़्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें ये प्रोजेक्ट फायदे में है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटर्न इंक्रीमेंटल ROR, रेट ऑफ रिटर्न। अब विंड या सोलर प्रोजेक्ट का कंपैरिजन किया जाएगा। पहले हमने निकाल लिया कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना रेट ऑफ रिटर्न हमें आ रहा है मार के लिए, लेकिन ओवरऑल ROR कंपेयर करना इनफ नहीं होता। इसके लिए इंक्रीमेंटल ROR कैलकुलेट की जाती है। इससे रिजल्ट से हमें पता चलता है, अगर हम विंड का देखें 29.2% और सॉलिड का 34.2% एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हमने दिए। इसके बाद हमने इंक्रीमेंटल निकाली है तो 23.6% आया, जो मार्च से काफ़ी ज़्यादा आया। इसकी इसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई हुई है, क्योंकि जो हमें मिनिमम चाहिए था उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। मिनिमम अट्रैक्ट रेट ऑफ रिटर्न जो था उससे ज़्यादा हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। मतलब ये प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस किया था कि आवाम को इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं। हम ये देखेंगे कि आवाम को इसका फ़ायदा है या नहीं प्रोजेक्ट को, जितनी कॉस्ट लग रही है। विंड फार्म से सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है, जैसे कार्बन इमिशंस कम होते हैं और एनवायरनमेंट को कम नुकसान होता है। हाँ, कुछ माइनर डिसएडवांटेज भी हैं, कहाँ जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा है उसका उसका डिसएडवांटेज भी होगा। जैसे शोर लाइन के करीब नॉइस नॉइस इशू है, लेकिन जब हम टोटल बेनिफिट्स और कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं तो बेनिफिट कॉस्ट रेशो 1.21 आता है। जब हमने एट चैप्टर्स में चैप्टर 11 या चैप्टर 10 में जब हमने डिस्कस किया था बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशो, तो हमारे पास आया था कि ये 1 से ज़्यादा होनी चाहिए रेशो। जो हमारे पास आ रही है ये है 1.21। तो जो हमने केस स्टडी अपनी ली है वो हमारी जस्टिफाई हो रही है, उसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न था वो मार्च से ज़्यादा आ रहा था, अब जो हमारी बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशो है एनालिसिस, वो भी हमारा रेशो 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा जस्टिफाई हो रहा है। इसके बाद है रिप्लेसमेंट एंड ESL। कंपनी पूरा पैसा एक सोर्स से अरेंज नहीं कर सकती, मतलब इतने $1 मिलियन हैं वो एक एक जगह से तो नहीं आ सकते। इसलिए प्रोजेक्ट के लिए 60% फंडिंग डेम्प यानी लोन से, और 40% इक्विटी यानी शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टमेंट की जा रही है उधर से ही आएगा। इन दोनों को कंबाइन करके कंपनी का WACC वेज्ड एवरेज कैपिटल ऑफ कॉस्ट जो हमने निकाला था वो है 5.4% आ रहा है कि एक कंपनी को। ये कंपनी की एक्चुअल फाइनेंसिंग कॉस्ट है और इसकी बेसिस पर मार डिसाइड किया जाता है। जो हमने मार डिसाइड किया कि 12% होगा, वो 12% क्यों होगा ये भी तो सवाल है ना। वो हम निकालते हैं WACC की बेस पर।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है आखिरी एंड पे ब्रेक डाउन हमने करना है। अब हम प्रोजेक्ट की रिकवरी देखते हैं। सबसे पहले ब्रेक डाउन प्राइस कैलकुलेट की गई है जो अप्रोक्सीमेटली 10.22 सेंट्स पर किलोवाट और आती है। इस प्राइस पर कंपनी अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर लेती है। इसके बाद पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया गया है। सिंपल पे बैक सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिकवर होने का टाइम बताता है, जो कि डिस्काउंटेड पे बैक इंटरेस्ट को भी कंसीडर करता है और इसलिए ज़्यादा रियलिस्टिक वैल्यू देता है। तो ये हमने अपनी केस स्टडी की है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमारा केस स्टडी में ये आया है कि हम जो विंड वाला फॉर्म है वो लगाएं, क्योंकि हमारा जो मार है उससे ज़्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, 15 हमें कुछ रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, मार था 12%, और जो हमने बेनिफिट ओवर कॉस्ट रेशो एनालिसिस किया है उसमें भी हमें रेशो 1 से ज़्यादा आ रही है। तो इसमें हमारा एनालिसिस क्या निकला, हमारा एनालिसिस के मुताबिक विंड फार्म कोल प्लांट के मुकाबले में बेटर ऑप्शन है। जो हमारा डिफेंडर था वो इधर हार गया, जो हमने हमारा चैलेंजर था वो जीत गया। चैलेंजर कौन था? विंड वाला। जो डिफेंडर था कोल वाला। जो विंड वाला है उसका रेट ऑफ रिटर्न भी है, उसका बेनिफिट ओवर कॉस्ट भी है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी, हमने केस स्टडी की, हमने सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए। थैंक यू सो मच। 23ME116 जैनुल कवान। अब हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali and my registration number is 23ME118. Today I am going to present my engineering economics project, which is the feasibility of a 10 megawatt waste heat recovery scheme for a modern cement manufacturing plant. In this presentation, first of all, I will explain some basic engineering economics concept and then discuss a real case study to determine whether the project is economically feasible or not. So, so our presentation objectives are, our presentation has three main objectives. First, to understand the basic concepts of engineering economics. Second, to apply this concept to a real cement industry project. Finally, to make an engineering decision based on economic calculations. So, engineering economic fundamentals are rigorous review of a key definitions variables and a mathematical compounding framework deployed in commercial project capital budgeting. So first of all, we will discuss is analysis. So there are some basic definitions which will they cover the chapter 1 to chapter 13 of our main syllabus. Present worth and future worth. ये प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ एनालिसिस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. So present worth. Before solving any engineering project, we need to understand present worth and future worth. Present worth means converting all future cash flows into today's value. Means के जो भी future cash flow होगा उसे today आज की value में उसे convert करना present worth कहलाता है. And future worth means calculating how much today's money will become in the future after earning interest. कि उसकी future value क्या होगी interest के बाद. सो इसका प्रेजेंट वर्थ का फार्मूला है P इक्वल टू एफ वन प्लस आई रेज टू पावर एन. एफ हमारे पास कुछ वैल्यू है, आई हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और एन हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है. एंड फ्यूचर वर्थ फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई रेज टू पावर एन. Capitalized cost and payback period. Capitalized cost is the present worth of an alternative that has a theoretically infinite life cycle, such as major dreams, bridges, or national infrastructure. It is used, and its formula is CC is capital cost, which denotes CC is equal to P plus C del. And a payback period analysis. The payback estimated analysis duration required for the net cash flows of an option to completely recover the initial investment cost. It can be calculated as simple payback or discounted payback incorporating interest rate, which is NP is equals to initial cost over net annual savings. ये हमारे पास अभी हम फिलहाल बेसिक
अभी फ़िलहाल हम बेसिक डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं, ताकि हम आगे जब इंजीनियरिंग फंडामेंटल केस स्टडी करें तो आगे ये हमारी डेफिनेशंस हमें यूज़ होंगी कि हम किस तरह इसके काम कर सकते हैं। सो कैश फ्लो डायग्राम्स एंड प्रिंसिपल। कैश फ्लो डायग्राम हमारे पास क्या होती है? कैश फ्लो डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी मूवमेंट, कि किस तरह हम हमारी मनी मूव कर रही है, हमारे पैसे हैं किस तरह मूव कर रहे हैं। इसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं कि हमारी मनी किस तरह मूव कर रही है, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं, कैश आउटफ्लोज आ जाते हैं, कैश इनफ्लोज। कैश आउटफ्लोज वो होते हैं जो रिप्रेजेंट नेगेटिव वेरिएबल्स डाउन एज नेगेटिव पॉइंटिंग एरोज बिलो द टाइम एक्सिस। Cash inflows represent cost value shown as upward arrows, and net cash flows determined mathematically as the absolute net difference to each year interval. इसके बाद interest rates and compounding. There are three types of interest: simple interest, compound interest, and nominal versus effective interest. Simple interest is calculated only on the original amount, while compound interest is calculated on both the principal and previously earned interest. Compound and nominal interest is the basic stated annual rate, whereas effective interest rate reflects the true compound occurrence over multiple subdivisions. ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव इंटरेस्ट। सो कोर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टूल्स कि हमारे पास कौन कौन सी कोर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टूल्स होती हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट we identify the initial investment, annual benefits, operation and maintenance cost, and then compare different alternatives to select the best option. हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसके बाद इसके एनुअल बेनिफिट्स देखते हैं कि हमें एनुअल इनकम हमारी कितनी होगी उस प्रोजेक्ट से, उसके बाद इसकी टोटल ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट हमें कितनी पड़ सकती है, कितनी लागत आ सकती है। तो इसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, इसका एनालिसिस करने के बाद हम जाके बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं कि वेदर वी शुड चूज़ दिस प्रोजेक्ट और नॉट, क्या ये हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। सिलेक्टिंग बिटवीन अल्टरनेट डिसीजन फ्रेमवर्क, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, डू नथिंग ऑप्शंस। Sometimes we have multiple options and mutually exclusive means choosing one option rejects the other, कि हमने सिर्फ एक ऑप्शन को चूज़ करना है, दूसरे को रिजेक्ट कर देना है। एंड डू नथिंग ऑप्शन इज़ यूज एज रेफरेंस और कंपैरिजन। डू नथिंग यह होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रेफरेंस और एज ए कंपैरिजन ले सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट money today is more valuable than the same amount in the future. टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स कि जो आज की मनी की वैल्यू है वो फ्यूचर से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होगी हमारी। therefore the future cash flows must be discounted before making decisions. The hurdle rate मार, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास ये होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो अपना मार सामने रख देता है, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट रिटर्न रख देता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इतना मिनिमम इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता तो वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका मार उसको उसके मार के मुताबिक उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए वो प्रोजेक्ट को सेट करते हैं मार को देखते हुए। अब हमारे पास आ चुकी है केस स्टडी। सो लेट्स मूव टू आवर केस स्टडी। WHR plant core technology. In cement plant, a large amount of heat escapes through exhaust gases. देखें एक सीमेंट प्लांट होता है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज एस्केप होती हैं, उसको हमने वेस्ट नहीं करना, उस वेस्ट हीट से हमने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कर दे और फ्यूल कंजप्शन को भी कम कर दे। जो भी एग्जॉस्ट हीट है उसे हमने दोबारा जनरेट करके ताकि हमारी बिजली की कॉस्ट भी कम पड़े और हमारी फ्यूल कंजप्शन भी कम हो।
WHR project capital parameters. This table contains financial data used in our analysis, including the initial investment, annual electricity savings, operation and maintenance cost, salvage value, project life and MAR of 15%. अब देखें यहाँ पे मार हमारे पास कितना आ गया है, 15%। 15% मार इंटर आ गया हमारे पास, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। सो इसको हम आगे केस स्टडी में डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट वर्थ प्रोजेक्ट डिस्कशन हम करेंगे, डिसीजन लेंगे। प्रेजेंट वर्थ, यूजिंग द प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस फार्मूला वी डिस्काउंटेड ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज टू टूडेज वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेशन द प्रेजेंट वर्थ is positive, approximately 33.5 million, 33 lakh 33.5 million. Since present worth is greater than zero, so the project is economically feasible. अब प्रेजेंट वर्थ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है हमारा वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। ये हमने प्रेजेंट वर्थ को देखते हुए, ये हमने प्रेजेंट वर्थ को अभी हमारे प्रेजेंट वर्थ की डिसीजन पे हमने ये इकोनॉमिकली फिजिबल कह दिए, क्योंकि हमारा 1 PW ग्रेटर देन ज़ीरो है। और उसके बाद है उसके बाद हमारे पास WHR कैपिटल कॉस्ट ब्रेकडाउन। The total investment is divided into three major components. Preheater boiler, because it operates under harsh conditions. The remaining cost is shared between the air quenching cooler boiler and the steam turbine generator. Sensitivity analysis. उसके बाद है हमारे पास हर्डल रेट सेंसिटिविटी। 10% मार ऑप्टिमिस्टिक हमारे पास आया है, 15% मार बेस लाइन आई है, 20% मार कंजर्वेटिव है, 25% मार हाईली रिस्की है, 25% मार हाईली रिस्की है। तो अब ये हमारे पास द ब्रेक इवन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 21.8%, विच शोज द प्रोजेक्ट हैज़ अ गुड सेफ्टी मार्जिन। अब ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा 4 फेसेस पे हमारा कंप्लीट होगा, जिसमें है फिजिबिलिटी, प्रोक्यूरमेंट, इंटीग्रेशन और कमीशन। फिजिबिलिटी क्या है हमारे पास? कंडक्ट गैस ऑडिट मॉडल, थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास द फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोक्यूरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन एंड फाइनली टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। इस 4 प्रोजेक्ट्स को हम, इस 4 चीज़ों को देखते हुए हमने आगे बताना है कि हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है। एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन based on all engineering economic analysis including present worth, benefit cost ratio and internal rate of return, conclude that this project is financially feasible or should be implemented। सही है, बिकॉज हमारी बेस्ड ऑन प्रेजेंट वर्थ 33.5 मिलियन हमारा आ रहा है जो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1.3 है, 23 है, एंड IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 21.8% है, वेल एक्सीडिंग द परसेंटेज 15% मार्क, जो 15% मार्क्स को वो डिसेप्ट किए हुए हैं। द इंजीनियरिंग डिसीजन इज टू प्रोसीड विद इन द 10 मेगावाट इंस्टॉलेशन इमीडिएटली। सो ये हमारा आज की कंडीशन था। तो हमारा ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली स्टेबल है, प्रोजेक्ट फिजिबली स्टेबल है। दिस कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई विल थैंक यू सो मच। दिस इज़ आवर केस स्टडी। अल्लाह हाफिज़। यासिर अली 23 ME 118। थैंक यू।